Recording in कोई आवाज नहीं है, शुरू हो गया। बुला इसको बुलाओ।
सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ यहीं पर से ही मैं करूंगी, सामने स्क्रीन से नहीं, ठीक है? चैट से इधर आ रही हूँ। चैट्स खोल देना। सुबह से सही बिलाल नहीं बस सही। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप जाओ डॉक्टर। ये चैट्स जो है ना, बस मैं ऐसे आपको लैपटॉप खोल के दे सुबह का मसला है फिर बात करें। उसको लेके बैठा हूँ, पानी चला लो क्या नाम है? हाँ करण हाँ तो डिस्कशन चल रहा था। तभी तो वही झांकती हूँ कभी कभी बकवास हो चल ये इधर से हो गया ना? इस साइड से, राइट साइड से, ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है? सही है। आज का टॉपिक जो है वो प्रेजेंटेशन है ऑन एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। सो ऑब्जेक्टिव एक्चुअली मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि टू एजुकेट how to approach the patients towards abnormal uterine bleeding or menstrual irregularities. ठीक है डॉक्टर सना, सही है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ menstrual irregularities के साथ। हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट की पैथोलॉजी क्या है। पेशेंट को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कोई नर्स भी दे सकती, तो हमें उसकी पैथोलॉजी और उसको अकॉर्डिंगली रेफर या फिर उसको अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना है। मैं आपको एक केस दे रही हूँ। 35-year-old female with heavy irregular menses. 35-year-old married lady presents to your office with heavy menstrual periods, that is irregular. She explains that sometimes her menses comes twice a month, but other times skip 2 months in a row. Her menses last for 7 to 10 days, and she has to use 10 to 15 sanitary pads on heaviest days. She denies any vaginal discharge or pain during intercourse. Her pap smear was normal. Physical examination, including vitals, are normal. So this is my question: what is her bleeding pattern? इस bleeding pattern को आप क्या कहेंगे? Which is irregular, heavy, sometimes skipping 2 months, and sometimes coming twice a month. What is the bleeding pattern? What is the normal flow of the cycle? फर्स्ट ऑफ ऑल किस साइकिल को आप नॉर्मल कहते हो, पहले तो ये बताएं कितने डेज होते हैं, कितने साइकिल्स का, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? यू कैन अनम्यूट और यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है सना, इरेगुलर हैवी है लेकिन इसका नाम होता है ना।
देखिए, ठीक है, डॉक्टर उरूबा ने लिखा है 5 to 35 ml 2 to 7 days, और डॉक्टर शबा ने लिखा है 24 to 35 days एग्जैक्टली। वेरी गुड सबा। अच्छा, ये मेनोरेजिया नहीं, मेनोरेजिया नहीं है, ये मेनोरेजिया होता है रेगुलर। मेनोरेजिया इज हैवी पीरियड बट इट्स रेगुलर। 20 to 80 ml, यस, इज इट्स नॉर्मल रूही। और ये पॉलीमिनोरिया भी नहीं है, क्योंकि पॉलीमिनोरिया इज जस्ट ट्वाइस ए मंथ। अगर इसको सिर्फ ट्वाइस ए मंथ आ रहे होते तो वी कुड से दैट के ये पॉलीमिनोरिया है। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये ब्लीडिंग पैटर्न्स इधर डिफाइन किए हुए हैं। डॉक्टर फरहाना, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी तो आ रही है ना सबको? व्हाट इज मेनोरेजिया? इट्स heavy periods more than 80 ml, as Dr. Ruhi said, or someone, Dr. Uruba, I think. And polymenorrhea is just the increased frequency, less than 21 days, because as the normal period, as you know, 21 or 24 nowadays, अब ये कहते हैं कि 24 to 35 days नॉर्मल है। तो अगर लेस देन 21 डेज पे आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि पॉलीमिनोरिया है। It's actually the bleeding pattern of this woman is menometorrhagia, which is irregular and heavy also. And what is metorrhagia? Metorrhagia is irregular periods. It's not necessary a heavy हो, it's irregular. And oligomenorrhea is the prolonged periods with the decreased frequency, यानी if more than 35 days पे चले जाते हैं तो उसको oligomenorrhea कहते हैं। और amenorrhea is absence of menses, जिसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। तो what is primary amenorrhea? Please tell me in the chat box what is primary amenorrhea. एमेनोरिया को हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, एज यू मे नो ऑल। तो प्राइमरी एमेनोरिया इज यस नो मेनार्की, यानी कभी नहीं आए पीरियड्स, उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और व्हाट इज सेकेंडरी के, एक कभी पहले आ रहे थे नॉर्मल और फिर अब नहीं आ रहे, उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। तो उसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगी। ये जो है हमारे पास जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना जरूरी है एबनॉर्मल के लिए। तो व्हाट आर 3 glands which are involved in menstrual cycle? You can write down in the chat box. तो फिर इस तरह से अगर आप साथ साथ मिलके करते हो तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं वो 3 ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी है, और फिर ओवरीज हैं। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, pituitary release gonadotrophins. What are gonadotrophins? Can you tell me? Yes, exactly, Ruhi. Hypothalamus, pituitary, and ovaries. These are the 3 glands. So, what are gonadotrophins, which are released by pituitary? Yes, FSH and LH. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वहां से कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइक स्ट्रेस में हो गया या कोई एक्सरसाइज कर रही है तो उसमें वहां पे हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अफेक्टेड होगा, तो उसके अंदर भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस हो गया या फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गया। सेकेंडली, पिट्यूटरी के अंदर जो है वो एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, जो कि ओवरीज पे एक्ट करता है। और फिर ovaries in response to FSH and LH, यस, रेडियो एंड कीमो से भी अफेक्टेड हो सकता है ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन। एफएसएच एंड एलएच रिलीज होते हैं ओवरीज पे, और ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। तो उस तरह से आपका साइकिल चलता है। So, in order to understand how the menstrual cycle works, it's first necessary to know the hormones responsible for regulating the entire process.
पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH एंड LH सीक्रेट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने मेंशन भी किया और आप लोगों ने भी बताया। ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। FSH is the follicle stimulating hormone. It begins to secrete at the beginning of the menstrual cycle, and its function is to stimulate the ovary so that the primordial follicles develop. What are the follicles? As you may know, all follicles are fluid-filled structures that contain eggs and at different stages of maturation. And what is the function of luteinizing hormone is responsible for triggering ovulation once the dominant follicle has fully matured. Estrogen are hormones secreted by the ovary as the follicles develop. They have a regulating function of the entire menstrual cycle. And progesterone is secreted by the ovary after ovulation. यानी कि जो हमारी साइकिल होती है 28 डेज की, उसको आप 2 फेजेस में मेनली वो करते हो, डिवाइड करते हो। फर्स्ट फेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है और सेकंड फेज जो होता है वो लूटियल फेज होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि हमारा लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है मेनली। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द एंडोमेट्रियल थिकनेस सो दैट द एम्ब्रियो कैन इम्प्लांट एंड द प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस। ये हार्मोन्स हैं जो कि कलर लाइन से मेंशन किए हुए मैंने इधर। फर्स्ट जो है वो FSH है। FSH का लेवल शुरू में फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हैं कि ज्यादा होता है, और फिर जब ओवुलेशन के टाइम पे बिल्कुल पीक पे पहुंचा हुआ है FSH। फिर इसी तरीके से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अभी डे 14 पे, क्योंकि ओवुलेशन होती है एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स के अंदर, तो LH का एक सर्ज आता है और जिससे ओवुलेशन हो जाती है। ठीक है। और फिर ईस्ट्रोजन जो डार्क पर्पल कलर का है उसका भी लेवल जो है ड्यूरिंग ओवुलेशन बहुत बढ़ जाता है, और फिर उसका कर्व रहते ही है। प्रोजेस्टेरॉन जो ऑरेंज है वो बेसिकली जो इनिशियल हाफ में उसका कोई खास काम नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है आफ्टर ओवुलेशन है और वो कॉर्पस लूटियम बनाता है, वो जो हमारा डोमिनेंट फॉलिकल होता है। डोमिनेंट फॉलिकल से एग रिलीज होता है और एग के बाद वो कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो मेनली कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, और अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर तो प्लेसेंटा बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है, एक नॉर्मल साइकिल। सो व्हाट इज एन एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग? आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज लिखते जाएं कि व्हाट इज एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। Abnormal uterine bleeding ये है कि any symptomatic variation from the normal menstruation in terms of regularity, frequency, volume or duration. Usual presentation of abnormal uterine bleeding is heavy menstrual bleeding and anemia. Anemia के साथ हमारे patients present करते हैं usually, वैसे भी nutritional deficiencies के साथ, और पेशेंट्स रह रहे होते हैं तो एनेमिक तो हमारे यहाँ की खवातीन वैसे ही होती हैं। तो फिर अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करेगा जो कि यूजुअली हैवी होती है, तो उसमें फिर और एनीमिया बढ़ जाने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली रूही, चेंजेस इन वॉल्यूम एंड अफेक्टिंग इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर जैसे पेशेंट्स को ये बहुत फर्क पड़ता है कि मेंसेस की इरेगुलरिटीज, उनकी पूरी क्वालिटीज ऑफ लाइफ अफेक्टेड होती है, और उनको बहुत सारे जाहिर है बहुत सारे वहम भी होते हैं कि ये मेंसेस ठीक नहीं आ रहे, आगे फर्टिलिटी कैसी होगी, और हर तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स हैवी पीरियड से अफेक्टेड हो रही होती है। अच्छा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है ये एक इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम इसको करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इफ अ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू यू, you have to see the causes, what can be the possibility why the patient is presenting like this. So इसका एक इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है कि जो स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं वो आप पाम और क्वाइन से आप यानी वो कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं वो पाम है। पी से पॉलिप हो गया, इट कैन बी अ सर्वाइकल पॉलिप,
और इट कैन बी एन एंडोमेट्रियल पॉलिप। तो पॉलिप के साथ पेशेंट अगर होगा, पेशेंट को पॉलिप्स होंगे, तो हमें ये चीजें माइंड में रखनी चाहिए। लाइक सर्वाइकल पॉलिप के साथ पेशेंट प्रेजेंट किस तरह कर सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। यानी एक तो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, उसके अलावा पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है पॉलिप, अगर पेशेंट हैज सर्वाइकल पॉलिप और एनी सर्वाइकल, लेट्स सपोज सर्वाइकल कार्सिनोमा है। How will the patient present with the cervical polyp? डिस्पेरूनिया हो सकता है, लेकिन उसके अलावा लोअर एब्डोमिनल पेन, bleeding after intercourse. Yes, Dr. Rizwana, you are right. पेशेंट पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है इन केस ऑफ सर्वाइकल पॉलिप मेनली। और adenomyosis, what is adenomyosis? What do you know about adenomyosis? एडिनोमायोसिस किसको कहते हैं? डॉक्टर शबाना ने लिखा है समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। नहीं, एडिनोमायोसिस जो है, चले मैं आगे बढ़ती हूँ, जब तक कि मुझे आंसर ना आता है, नहीं आ जाए, मैं आगे बढ़ती हूँ। लियोमायोमा, लियोमायोमा क्या होता है? लियोमायोमा को कोई और yes, Dr. Shabana, you are right. Adenomyosis is the endometrial tissue in the myometrium. वो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो जो लास्ट इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम, विच इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंसेस। तो वो एंडोमेट्रियम लाइज इन द myometrium is adenomyosis. एंड लियोमायोमा, लियोमायोमा इज फाइब्रॉइड एज यू मे नो, यानी कि लियोमायोमा फाइब्रॉइड है, जो कि किसी भी टाइप का हो सकते हैं और वो ब्लीड कर सकते हैं, और वो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कर सकते हैं पेशेंट में। और इट कैन बी अ मैलिग्नेंसी, अगर पेशेंट है मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आ रही है, या फिर पेशेंट पेरीमेनोपॉजल एरिया में है, तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट मैलिग्नेंसी। यस, फाइब्रॉइड, डॉक्टर नुसरत, लियोमायोमा इज फाइब्रॉइड। एंड क्वाइन में नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज आती हैं, लाइक कोगुलोपैथी है, फॉर एग्जांपल कोगुलोपैथी है, कोई पेशेंट को कोई ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में आपको, आप थिंक कर सकते हैं कि ये एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कर रहा है। या फिर ओव्यूलेटरी साइकिल्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल साइकिल्स हैं लेकिन उसमें कोई वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, उसमें भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है हैवी ब्लीडिंग के साथ। एंडोमेट्रियोसिस, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? Endometriosis is another thing. In Phoenix Note 7, I don't know who is this. Endometriosis is not leiomyoma. अगर आपने इसका आंसर दिया है तो endometriosis क्या होता है? इसका आंसर दें आप लोग। endometriosis, what is endometriosis? You can unmute your mic also. Endometriosis grow outside the uterus. Yes, endometriosis ये है कि endometrial tissue is when uterus tissue grow outside the what tissue हमारा? आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है? यस, डॉक्टर रिजवाना। एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, बहुत पूरी पेल्विक कैविटी में एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, तो वो ब्लीड करता है और वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, हैवी पीरियड्स कॉज करता है। इट्स वेरी बैड कंडीशन एक्चुअली। अच्छा, एक आई से है आयाट्रोजेनिक, जो कि असॉल्ट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से भी कोई यंगर एज में अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कोई असॉल्ट, कोई ट्रॉमा, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। एंड और नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड है, जिसमें इनको कोई कॉज नहीं मिलती। ये है हमारी स्ट्रक्चरल कॉजेस। पॉलिप्स हो गए, एडिनोमायोसिस एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी, ये लियोमायोमा हो गया, मैलिग्नेंसी हो सकती है, नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेस कोगुलोपैथी हो सकती है, ओवुलेटरी, एंडोमेट्रियल। अच्छा, अगर पेशेंट को लेट्स सपोज कोगुलोपैथी है या कोई फैक्टर डेफिशिएंसी है,
तो how will the patient present? Let's suppose the patient किस एज में प्रेजेंट करेगी abnormal uterine bleeding में if the patient has coagulopathy? किस एज में, what do you think, किस एज में प्रेजेंट करना चाहिए पेशेंट को अगर पेशेंट को कोई coagulopathy है? Yes, exactly. हैवी ब्लीडिंग सिंस मेनार्की, अगर पेशेंट को कोगुलोपैथी है और कोई डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो पेशेंट सिंस मेनार्की प्रेजेंट करेगी विद एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. These are the polyps as you can see in the picture. cervical polyp है और endometrial polyps हैं, pedunculated है, sessile है, जो कि abnormal uterine bleeding कर सकते हैं. This is a cervical polyp which can present with the postcoital bleeding or any other abnormal uterine bleeding. And this is the leiomyoma, which is a fibroid, and it can be submucosal, subserosal, or intramural. Which type of leiomyoma will present with the abnormal uterine bleeding? Is it a submucosal, subserosal, intramural? What do you think about this? कौन से वाला leiomyoma present करेगा? Subserosal डॉक्टर उरूबा सेठ, submucosal डॉक्टर सना अनवर. यस, सबम्यूकोजल. सबम्यूकोजल जो है क्योंकि वो एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट विल प्रेजेंट विद द एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. सबसेरोजल लियोमायोमा या कैसे प्रेजेंट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? सबसेरोजल की आप सिचुएशन देख सकते हैं कि किस कहाँ पे लाई कर रहा है. सबम्यूकोजल, यस, डॉक्टर शाइमा प्रेजेंट करेगा एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ. और सबसेरोजल जो है वो ज्यादातर एब्डोमिनल पेन करता है, एब्डोमिनल मास करता है. ये adenomyosis है. As I have mentioned, endometrial tissue lining in the myometrium is adenomyosis. It can present with abnormal uterine bleeding. Endometrial का tissue myometrium में पड़ा हुआ है. So how will you evaluate abnormal uterine bleeding? Patient present कर रहा है, आप evaluate कैसे करोगे? सबसे पहले तो उसकी history लोगे कि उसकी age of menarche क्या है, उसका duration of the menstrual cycle कैसा होता है, एज ऑफ मिनार्की कैसे है, और उसका एलएमपी क्या है, ताकि आप ये फाइंड आउट कर सके कि उसे कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है और ये कोई अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन वगैरह तो नहीं चल रहा. उसका वेजाइनल डिस्चार्ज और पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग एक्सेट्रा आप पूछ सकते हो इस हिस्ट्री के अंदर. फिर सेकेंडली आप उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे कि आपको कोई मास तो नहीं मिल रहा, कोई पेल्विक मास तो नहीं पड़ा हुआ, कोई फाइब्राइड्स तो नहीं है. अकॉर्डिंग टू दैट आप उसकी जी डिटेल्ड हिस्ट्री डॉक्टर जवेरिया. एक मिनट मैं इंटरप्ट कर सकती हूँ? जी श्योर मैम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं साथ बैठी अभी डॉक्टर अमा के साथ बैठी हूँ अभी. सिर्फ मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि एक इसमें डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग की कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो हैं. एक एज अ लेमैन, मैं लेमैन नहीं, एज अ सिंपल इवेल्युएशन, एक पेशेंट अगर डिस्मेनोरिया के साथ आती है, यंग लड़की है 26-27 साल की, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है. एक तो डिस्मेनोरिया होता है ना जो चलो मेनार्की के टाइम से चला चला आ रहा होता है और उसका कोई कॉज नहीं है. तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो जनरली होता है एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग की वजह से. एडिनोमायोसिस हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, तो वो डिस्मेनोरिया होता है. तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में डिफरेंस क्या होता है इन पेशेंट प्रेजेंटेशन? कुछ है? एनीबडी कैन राइट कि हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंड प्राइमरी डिस्मेनोरिया? डिफरेंस तो मैंने वो तो बता दिया कि क्या कैसे होता है, किसी कॉज की वजह से होता है, या प्राइमरी तो किसी भी वजह से नहीं होता, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है? वॉइस का इशू हो रहा है. वॉइस का इशू इनको ही हो रहा है, गेस. सबको वॉइस आ रही है ना क्लियर? whoever is listening,
हाँ वो तो सही है, दैट आई नो, वही तो मैं कह रही हूँ। सेकेंडरी जवेरिया मैंने यही बताया कि कोई मेडिकल कंडीशन, कोई कॉज हो तो वो है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है, Dr. Ruhi Kashyap wrote primary since menarche and secondary ये afterwards. तो मैंने भी बताया है। मुझे प्रेजेंटेशन, एक बंदी आती है, आप क्लिनिक में बैठे हुए जब सवाल पूछोगे तो आपको कैसे एक अंदाजा होगा कि इस पेशेंट में सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है और प्राइमरी है। एक्सेलेंट, रिजवाना ने लिखा है। या तो नहीं, मोर देन बिफोर, एक ये भी होता है। दूसरा ये होता है जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है ना, वो पीरियड से पहले शुरू होता है और जब फर्स्ट या सेकंड डे ऑफ पीरियड्स तक वो कम हो जाता है। ठीक है, पेनफुल पीरियड्स हो, सही है जवेरिया। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, जो उसमें होता ये है कि जो डिस्मेनोरिया शुरू होता है वो पीरियड्स के साथ शुरू होता है और वो बढ़ता है सेकेंड थर्ड डे में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर पीरियड से पहले शुरू होगा पेन और सेकेंड डे तक ऑलमोस्ट वो सबसाइड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर वो एग्रवेट होगा सेकेंड डे तक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर आप पूछते हैं ना पीरियड पेशेंट से कि हमें दर्द, उनको दर्द हो रहा है पीरियड्स के साथ, तो आप जरूर पूछें कि पीरियड से पहले दर्द होके पहले दूसरे दिन खत्म हो जाता है या पीरियड्स के साथ शुरू होता है और दूसरे दिन तीसरे दिन बढ़ जाता है। सो दैट गिव्स यू एन वेरी गुड आइडिया दैट इफ दिस इज डिस्मेनोरिया प्राइमरी है या सेकेंडरी टू एनी कॉज है। That's a very simple way to जज। बाकी तो चीजें डॉक्टर साइमा बता रही हैं कि आप मिनार्की पूछें, डिस्चार्ज पूछें, सेक्सुअल हिस्ट्री पूछें। इसके अंदर सेक्सुअल हिस्ट्री अभी थोड़ी सी कहीं मिसिंग नजर आ रही है, लेकिन डिस्पेरोनिया भी होता है, दोज विमेन हु आर सेक्सुअली एक्टिव, क्योंकि उसकी वजह से फिर अगर सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होती है वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे चेक करें तो ये आप पूछेंगे। लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल वे टू जस्ट मेक एन असेसमेंट कि इज इट रियली प्राइमरी और इज इट सेकेंडरी टू एनी कॉज। ठीक है, so this is a simple clinical way of assessment. Thank you Dr. Saima, over to you. ठीक है, तो हम अब इसके अंदर लैब टेस्ट पे आएंगे। अगर तो एक सीबीसी तो ठीक है, वो जस्टिफाइबल भी है कि सीबीसी करवा ले, पेशेंट ब्लीड कर रहा है, हैवी ब्लीड कर रहा है तो एक सीबीसी करवा के देख लिया, ठीक है। अच्छा, टीएसएच हम करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि पेशेंट को जो हैवी ब्लीड हो रहा है वो किसी, हो सकता है किसी हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेके जा रहा है। अगर आपको लगता है कि और सिम्टम्स भी हैं थायराइड डिजीज के, तो आप टीएसएच ऑर्डर कर सकते हो, यानी अपनी जैसे इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई आप करते जाएं। और लाइक आपने एफएसएच एलएच करवा लिया, अगर पेशेंट जो है वो मेनोपॉज के सिम्टम्स के साथ आ रहा है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, तो उसमें एफएसएच एलएच आप करवा सकते हो। व्हाट डू यू थिंक एफएसएच से हम कैसे वो करते हैं कि मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है पेशेंट को, तो एफएसएच कैसा आएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, डॉक्टर रिजवाना ने कहा है कि एफएसएच ठीक है, एग्जैक्टली इंक्रीज हो जाएगा, एफएसएच 30 से अबव हो जाता है। तो उसपे आपको आइडिया हो सकता है कि भाई ये पेशेंट किस तरफ जा रहा है। और कोगुलेशन प्रोफाइल करवा सकते हैं आप अगर पेशेंट की हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि मेनोरेजिया फ्रॉम द स्टार्ट अगर हो रहा है मेनोरेजिया, तो जाहिर है फिर आप सोचेंगे कि कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है फ्रॉम द एज ऑफ मेनोर्की। फिर आप बीटा एचसीजी करवा सकते हो कि ये कोई और चीज तो नहीं है, कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन तो नहीं है, पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर उसका एलएमपी सजेस्ट करता है अकॉर्डिंगली आप इस तरह से चलोगे। देन इमेजिंग आप कर सकते हो या टिश्यू सैम्पलिंग कर सकते हो। अगर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन सजेस्ट करता है, इमेजिंग की तरफ तब जाएंगे। लाइक अगर आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को कोई मास मिल रहा है, आप थिंक करो कि कोई ये फाइब्रॉइड लियोमायोमा या कोई और चीज तो नहीं है, और अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है लेट एज में, उसकी प्रेजेंटेशन है, तो आप टिश्यू सैम्पलिंग की तरफ भी जा सकते हो। लाइक टीएनसी जो है वो पेशेंट को क्योर भी कर सकता है क्योंकि हैवी ब्लीडिंग के अंदर, और उसकी सैम्पलिंग भी हो जाएगी कि वो कोई कार्सिनोजेनिक तो नहीं है। पेशेंट की एज अगर ऐसी है तो अकॉर्डिंग टू द एज और अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री आप चलोगे
कि आपको इवेलुएट कैसे करना है, कि पेशेंट को आपको बेसिकली सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के डिस्चार्ज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही मैं कहने वाली थी। थैंक यू, वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है और सेकेंडरी टू एनी कॉज आ रहा है तो इसको ऐसे ही नहीं भेज देना। यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। और अगर हम नहीं ट्रीट, ये भी नहीं होगा कि आपने सिर्फ सीओसी खिलाते चले जा रहे हैं और पीरियड्स को रेगुलराइज कर दिया और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिला, उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। 6 months 9 months आपने कर लिया, सिम्टम्स नहीं इम्प्रूव हो रहा है, यू हैव टू रेफर, मतलब यू हैव टू और अगर इवन सिम्टम्स रिजॉल्व भी हो जाते हैं, आई नो अ फ्यू पेशेंट्स जिनको मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये किया है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ प्रेजेंट किया, हमने उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी, वही साइकिल पे कि वो पीरियड्स रेगुलराइज हुए, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग था, सेकेंडरी टू एंडोमेट्रियोसिस था, फिगर आउट हो गया था। उसके बाद हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए, 3 महीने में पेशेंट को रिव्यू किया, पेशेंट का पेन बेहतर हुआ, फिर हमने मजीद 6 महीने पे कंटिन्यू किया, पेशेंट का पेन बहुत सबसाइड हो गया, ठीक है, हमने 6 महीने का ट्रायल देके बंद कर दिया। पेशेंट वॉज लेस ऑफ पेन, ये नहीं मैं कहूंगी पेन फ्री नहीं हुई थी पेशेंट, मैं क्योंकि मैंने ये प्रेजेंट किया था केस, तो पेशेंट पेन फ्री नहीं हुई थी, बट अगेन आफ्टर 4 or 5 months she started developing severe abdominal pain during menstrual cycles. तो फिर हमने गायनेकोलॉजिस्ट से रिव्यू किया, उन्होंने जो है इवैल्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया किया, तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत सारे एडहीशंस बन गए थे, ठीक है, एडहीशंस बनने की वजह से दैट पेशेंट डेवलप्ड हाइड्रोसैल्पिंग्स ट्यूब उनकी जो है पेशेंट की जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर चले गई, तो क्रॉनिकली इन्फ्लेमेटेड थी वो। कहने का मकसद ये है कि देन द पेशेंट हैड टू अंडरगो अ बायलैटरल सल्विंजेक्टमी देन, तो दिस दीज थिंग्स कैन, हम अगर पहले इंटरवीन कर लेते हम लोग, सही है, 3 महीने पे देख लेते और या फिर हम पहले भेज देते तो हो सकता है हाइड्रोसल्पिंग्स की नौबत ना आती, या हो सकता है सल्पिंजेक्टमी ना करनी पड़ती, राइट। तो और एंड दिस, देखें अगेन हम बहुत मेडिकली सोचते हैं, सोचो अगर किसी पेशेंट की दोनों ट्यूब्स निकाल दी जाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, तो व्हाट विल बी द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट वुमन, है ना, इवन अगर बच्चे भी हों, लेकिन एक औरत से एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की एक औरत के आप ट्यूब्स निकाल दें, मतलब इस नौबत पे आ जाए कि आपको सेल्फ इंजेक्टमी के लिए जाना पड़े, तो हाउ डिफिकल्ट विल बी सोशली, स्पिरिचुअली, फैमिली वाइज, कि वो पेशेंट अब कंसीव नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकती, शी हैज टू गो थ्रू डिफरेंट अदर वेज टू कंसीव नाउ। सो इसकी आप ना ये देखो कि इसमें हमें मिस नहीं करना, मैं इसीलिए इंटरवीन अभी डॉक्टर साइमा से किया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको ऐसी दवाइयों पे चला नहीं सकते कि बस खाते रहो और दर्द ये तो कोई सेटल काम करते नर्स जाओ। भी कर सकती है ना, कि एनसेट्स दे दिए और ट्रांसअमीन दे दी, तो ये काम हमें नहीं करना। इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ही, एज आई हैव टोल्ड इनिशियली, कि यही है कि हमें पेशेंट को देखना है, प्रॉपरली इवेलुएट करना है। अच्छा, रेफरल अब हम कब करेंगे? अगर पेशेंट को हमने देखा कि सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल के लिए आपको रेफर करना पड़ रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को शॉक में जा रहा है वो, और आपको रेफर करना है इमरजेंसी में। प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट हमसे फेल हो गई है, हमें कोई कॉज नहीं मिली है या कोई ऐसा है तो हमें रेफर करना है, या अदर एबनॉर्मलिटीज है ऑन द अल्ट्रासाउंड दैट रिक्वायर्स रेफरल, like fibroids are more than 3 centimeter in diameter, or that is distorting the uterine cavity. इन सब के लिए आपको रेफर करना है। अच्छा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अलावा एक इसी की फर्दर हेडिंग आप कह लें, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। व्हाट इज द डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग? A dysfunctional uterine bleeding is actually with no specific structural or systemic cause, जिसमें हमें कोई systemic cause नहीं मिल रही है।
कोई कॉज नहीं है इसके बिहाइंड में। वो एक्चुअली अगर कोई कॉज हमें मिल जाती है तो व्हाट इज दैट, दैट इज एन एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। Abnormal uterine bleeding, yes, there is no cause. That is 90% of the cases of the dysfunctional uterine bleeding is because of the anovulation. There is no, there is no ovulation, and there is some disturbance of the hypothalamic pituitary ovarian axis. So it causes irregular, prolonged, or heavy menstrual bleeding. किस एज ग्रुप में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग करता है? ज्यादातर अगर जस्ट आफ्टर मेनार्की है या ड्यूरिंग द पेरीमेनोपॉजल फेज, इस टाइम पे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग प्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक एक्सेस डेवलप सही तरीके से हुआ नहीं होता, especially in case of around menarche. So as I have told, the most common cause of dysfunctional uterine bleeding is anovulatory bleeding. अगर इसमें ओवुलेटरी डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होगा, that accounts only for 10% of the dysfunctional uterine bleeding, and that causes mid-cycle spotting or menorrhagia or polymenorrhea. Normally, when the uterine, what is the pathophysiology? When the uterine lining is sequentially proliferated by estrogen and then ripened by progesterone, the endometrium is structurally stable, and sloughing of endometrium does not occur until progesterone is withdrawn. प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉन हो जाता है जब कॉर्पस लूटियम, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया कि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और फिर जब कोई अगर ओवा फर्टिलाइज ना हो तो प्रोजेस्टेरॉन का विथड्रॉल हो जाता है, और फिर नॉर्मल स्लफिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू ब्रेकडाउन जो होता है इस तरह से ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव होता है, नॉर्मल साइकिल होती है। While in case of dysfunctional uterine bleeding, bleeding is limited, उसमें नॉर्मल साइकिल में तो ब्लीडिंग लिमिटेड होती है, अमाउंट में भी, ड्यूरेशन में भी, और ये ओवुलेटरी साइकिल्स हैं। और एनओवुलेटरी साइकिल्स में व्हाट हैपेंस इज दैट कि ईस्ट्रोजन से लाइनिंग मुसलसल स्टिमुलेट होती रहती है, और कोई जो लूटियल फेज होता है, देयर इज नो लूटियल फेज इन एनओवुलेटरी साइकिल। सो व्हाट हैपेंस इज दैट endometrial shedding occurs at random sites from the random times, क्योंकि वो रेगुलर नहीं होती साइकिल्स, और विदाउट ईस्ट्रोजन, विदाउट प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बस एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन होती है, और फाइनली जो है वो शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो इरेगुलर होती है और एरेटिक होती है। So, जब आप एवेलुएट करेंगे पेशेंट को, तो ये आपको देखना है कि इज इट इन एब्नॉर्मल यूट्राइन
किसी को भी नहीं आ रही। नाम तो देख लो, नाम नाम वहां से डिस्कनेक्टेड तो कैसे आएगी? क्या लिख रहा क्या? वो इशू वाला हुआ। अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग। Can you hear me now? Yes. Yes. इसके पीछे वाला करना। थैंक यू हाँ थैंक यू सो मच। नहीं डाला मैंने तो भी डाला मैंने तो डाला। अच्छा आप लोग अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब तो आ रही है मेरी आवाज? अभी तक जो भी मैंने लेक्चर दिया है उसमें अब आप ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AUB and DUB and how we will approach towards that. साथ मेरी आवाज जा रही है ना? अब ये आई है इसके अंदर मैंने थोड़ी डाली डिलीटेड जिसने सेटिंग की है उसमें डाली है। अब मुझे ये तो हाँ अब मुझे समझ आ गया। Dr. Shaba said when the cause is unknown, then it's DUB. Actually, when there is no cause can be found, पीछे से ये नहीं यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। it's DUB. Yes, ये मतलब हाँ or AUB there is a cause. So if अगर आप कोई भी पेशेंट को evaluate कर रहे हैं और वो ओव्यूलेटरी एंड नॉन ओव्यूलेटरी हाँ कुछ ज्यादातर यस एग्जैक्टली वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं लेकिन उसमें कोई कॉज होती है। बेसिकली हमें ये देखना है कि कॉज है या नहीं और अगर कॉज है तो वी शुड नॉट मिस दैट कॉज। स्पेशली अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है पेरीमेनोपॉजल फेज में एक लेडी प्रेजेंट कर रही है इन द पेरीमेनोपॉजल एंड द पोस्ट मेनोपॉजल, so you should rule out endometrial carcinoma.
by endometrial sampling, transvaginal ultrasound. These things are recommended. You should not miss any patient with endometrial carcinoma और आप patient आ रहा है और हमने उसको बस ट्रांसमीन दे के discharge कर दिया. This should not be the practice. और अगर patient आ रहा है प्री-मेनोपॉजल woman है तो उसके अंदर फिर कॉमन कॉज हो सकती है, DUB हो सकती है या फिर कोई स्ट्रक्चरल कॉज भी हो सकती है. वो हमें अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन देखना है. फिर से मैम इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा. हाँ साद डॉक्टर साइमा, ये अभी फिर से कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं. ठीक है, इसे आगे कैसे करूं? ये तो आगे नहीं हो रही है मेरी डॉक्टर. आना पड़ेगा साथ को बुलाना पड़ेगा ना हमको. साथ को बुलाएं. चला गया. ठीक है. ओके, अब कमिंग टूवर्ड्स हमारा जो पेशेंट था, जो एक 35 ईयर ओल्ड लेडी थी, हमने वो हमारे पास प्रेजेंट की थी. उसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग थी या AUB थी, उसके इरेगुलर पीरियड से. ठीक है, अब पेशेंट हमारे पास वापस आ गई है. सो पेशेंट रिटर्न्स बैक to discuss her results. Her hemoglobin is 9 grams per deciliter. She does not desire future fertility. She uses no methods of birth control at this time and desires contraception. So, which of the therapies would you offer her? क्या क्या थेरापीज देंगे? पेशेंट आ गई है, उसकी HB 9 grams है, उसे फर्टिलिटी नहीं चाहिए और she is not using any birth control pills or anything else for her for contraception. So what would you advise her? Can you write in the COCs, refer the patient with the bulky uterus and irregular bleeding? Let's suppose patient का everything is normal है, उसे अभी फिलहाल dysfunctional uterine bleeding है. ठीक है, COC okay. What else? उसका hemoglobin 9 grams per deciliter है जी. anemia correction. ठीक है, ओके. हम एनीमिया के लिए उसको देंगे. पेशेंट को क्या देंगे एनीमिया के लिए? क्या क्या चीजें देंगे? उसके अलावा उसे वो हैवी ब्लीड कर रही है, उसको हैवीएस्ट डे में 10 to 15 क्या देंगे? ठीक है, ट्रांसमीन देंगे. एग्जैक्टली हमें पेशेंट को, अगर हमारी लेट सपोज पेशेंट को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है और उसको अपने पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए, तो हमें क्या क्या चीजें देनी है? हम पेशेंट को देंगे आयरन सप्लीमेंट्स देंगे. डेफिनेटली उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा है, उसे एनसेट्स देंगे. एनसेट्स का रोल जो है वो ना सिर्फ पेन में होता है बल्कि उसको उसकी ब्लीडिंग भी कंट्रोल होती है. वी कैन प्रिस्क्राइब ट्रांसमिक एसिड. वेरी गुड. उसके अलावा एग्जैक्टली एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं एनसेट्स. मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो कि डेपो प्रोवेरा का इंजेक्शन होता है, वो भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पेशेंट वांट कॉन्ट्रासेप्शन. और इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगी कि हम किस तरह से उसको दे सकते हैं. ये do you have any idea about Depo-Provera or methotrexate acetate? How do you prescribe if someone wants to prescribe? How often this is in the form of injections. So how often do you give this methotrexate acetate? Yes, exactly, Dr. Rizwana. Every 3 months हम methotrexate acetate प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. अदर ऑप्शंस के हम कंबाइंड उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि डॉक्टर रूही ने भी बताया, और इससे पेशेंट की साइकिल्स भी रेगुलराइज हो जाएंगी और पेशेंट का फ्लो भी कम हो जाता है. फिर उसके अलावा लेवो नॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, वो आप पेशेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हो अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए.
किस नाम से आती हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? लिवर नॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम किस नाम से आती हैं? ये कॉपर्टिनो, ये जो लिवर नॉर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन है, ये किस नाम से आती है? यस डॉक्टर नीलम, एग्जैक्टली, मेरीना। मेरा नाम यस, मेरीना। और उसके अलावा साइक्लिक प्रोजेस्टेंस भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन इस पेशेंट में नहीं देंगे क्योंकि इसे कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए। इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेडिकल थेरेपीज को, कि ट्रांसमिक एसिड इज एन एंटी फिब्रिनोलाइटिक, इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग वॉल्यूम बाय 40 to 60%, and iron, as I have mentioned and you people have replied, so also for excessive blood loss, and NSAIDs can be beneficial in patients with menorrhagia. Combined oral contraceptive pills to regularize menstrual cycle and provide effective contraception. जैसे कि mention किया हुआ है पहले भी. And IM injection of Depo-Provera, which is methoxyprogesterone acetate, you can prescribe also. It will eventually induce amenorrhea, which can decrease anemia and provide effective contraception. डॉक्टर रूही, आपने पूछा है डिस्क्राइब डेनाजोल रोल। सो डेनाजोल रोल आप ही बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है। आई थिंक यू नो, क्योंकि इस abnormal uterine bleeding, right now the topic is abnormal uterine bleeding, and this topic I haven't mentioned this drug. फिर मेरीना जो है, इट हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन मेनोरेजिया। जैसे कि डॉक्टर जवेरिया ने कहा था कि कॉपर टी, लेकिन कॉपर टी इस चीज के लिए आपकी वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कॉपर टी के साथ और दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें मेनोरेजिया भी शामिल है। सो व्हाट डज अ levonorgestrel intrauterine does, it releases a low level of levonorgestrel into the uterine cavity and decreases menstrual flow. And it also provides up to 5 years of highly effective contraception. And the last thing is oral progestins. Oral progestins, can you name what brand name आप मुझे बता सकते हैं? What brand name is available for oral progestins? Oral progestins can be administered in a cyclical manner to control inadequate luteal phase. जैसे कि अगर आप DUB की आप वो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिलहाल, तो उसके अंदर inadequate luteal phase is 90% responsible for this. So what happens कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है हमारे पास, एस्ट्रोजन से सिर्फ स्टिमुलेशन हुई जा रही है और यूट्राइन कैविटी बढ़ती जा रही है, तो उसके अंदर एग्जैक्टली डॉक्टर शाइमा प्रेमोलेट एन है जो कि प्रोजेस्टेंस हम दे रहे हैं, हम उसको किस तरह से इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे कि उसे साइक्लिकल मैनर में दे देंगे। 5 से लेके डे 25 तक वी विल प्रिस्क्राइब नॉरहेस्टेरोन एसीटेट which is available in the name by the name of Primolut N 3 times a day। और उसके बाद जो after day 26 the patient will bleed, it will be a withdrawal bleeding। इन दिस वे आप पेशेंट को की साइकिल रेगुलराइज भी कर सकते हैं और उसका इनएडिक्वेट लुटियल फेज भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन दिस केस जो हमारा स्पेसिफिक केस स्टडी केस था, उसमें हमें ये प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि ये आपको कॉन्ट्रासेप्शन नहीं प्रोवाइड करेगी। So these are the references which I have used: Oxford Handbook of Family Medicine and Swenson's Family Medicine। फैमिला, डॉक्टर नीलम आप बात कर रही हैं, फैमिला कंटेन्स कंबाइंड हार्मोन्स। जी, इसमें सब में ये सब सारी चीजें हमारी ट्रीटमेंट में शामिल थी। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन का यही था
कि आप जो है वो आइडेंटिफाइबल कॉजेज आइडेंटिफाई करें, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आइडेंटिफाई करें। अगर पेशेंट डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है अराउंड मेनार्की, तो पेशेंट को रीअश्योर करें कि पेशेंट ये साइकिल सेट होने में टाइम लगेगा, अभी उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। इफ यू डिड नॉट फाइंड एनी कॉज बिहाइंड इट, अगर कोई कॉज है, लेट सपोज कोई हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई और स्ट्रक्चरल कॉज है, तो उसको ट्रीट करें। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। वैसे अगर ओवरऑल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी और चीजें भी आती हैं, लाइक सेकेंडरी एमेनोरिया भी आता है और पीसीओज आ जाते हैं, उसी को आप एवेलुएट करते हुए, और यही सारी चीजें जो हैं वो इनफर्टिलिटी की कॉजेज भी होती हैं। तो पेशेंट की अप्रोच हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम जितना हद तक हम कर सकते हैं एटलीस्ट उसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कि डॉक्टर निदार ने भी कहा कि एंडोमेट्रोसिस का पेशेंट है और वो पेशेंट को फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ा, तो ये अगर हम कॉज आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम रेफर कर देंगे पेशेंट को, तो हमने अपना फर्ज अदा कर लिया, जिसको कहना चाहिए। थैंक यू ऑल। इसके अलावा मेरी प्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चंस हैं तो वेलकम। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी। पीसीओज एक टॉपिक है, बहुत कॉमन सा टॉपिक है डॉक्टर जवेरिया। सेपरेट सेशन में हम पेशेंट की देखिए, हम पेशेंट को अप्रोच कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मैंने पेशेंट एज आई हैव प्रैक्टिस आल्सो हियर, मैंने पेशेंट्स को देखा है कि पेशेंट की अप्रोच किए बगैर आउटसाइड से पेशेंट आ रहे होते हैं और वो गायनी प्रैक्टिस कर रही होती हैं, और पेशेंट को बिला वजह में क्लोमिफीन क्लोमिफीन दिया जा रहा होता है, और पेशेंट को एवेलुएट सही से किया नहीं है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। उसका ओवुलेशन हो रही है तो आप क्लोमिफीन दिए जा रहे हो उसको, और उसमें क्या होता है कि अर्ली अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। पेशेंट एट द एज ऑफ 33-35 पेशेंट को अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, क्योंकि उसके जो एग्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, और पेशेंट बजाय इसके कि उसकी फर्टिलिटी हो, वो अर्ली मेनोपॉज पे एंड कर जाती है। तो उसकी कॉज जाने बगैर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना और पेशेंट की अप्रोच ठीक नहीं रखना, दैट इज वेरी बैड अप्रोच। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट को पहचाने। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के अंदर क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स एक प्रेजेंटेशन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल। एनी क्वेश्चंस? अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो यू आर वेलकम। ओके, आई थिंक आई शुड फिनिश माय प्रेजेंटेशन नाउ। और आपके कोई क्वेश्चंस जो हैं मैं वैसे भी एड्रेस कर सकती हूँ जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली। थैंक यू डॉक्टर शबा फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। आई होप सो इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होती रहेंगी। और डॉक्टर निदा ने का प्लान ये भी है कि आप लोगों से भी प्रेजेंटेशन करवाई जाए। तो आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए आई थिंक थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच अगेन।